इंडिया के दो मेजर टायर प्लेयर्स सियाट और अपोलो टायर्स ने रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। रिजल्ट अनाउंसमेंट से आज तक सियाट के शेयर्स 18% तक गिर गए हैं। अपोलो टायर्स के शेयर्स रिजल्ट्स के बाद से बस 0.4% बढ़े हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों कंपनीज के क्वार्टरली रेवेन्यूज ग्रो हुए, लेकिन कंपनी के मार्जिन्स कम हो गए। रबर सप्लाई इंस्टेबिलिटी के कारण कंपनी के सप्लाई चेन और रेगुलेशंस काफी सेंसिटिव हैं। आज की वीडियो में हम सियाट और अपोलो टायर्स दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। हम दोनों कंपनीज के प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी और इंटरनेशनल मार्केट परफॉर्मेंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। एंड में हम दोनों कंपनीज के मार्केट में कंपीटिटिव पोजीशन को भी एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो अपोलो टायर्स ने 6,561 करोड़ रुपीस का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू रिपोर्ट किया। ये 3.6% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। वही सियाट का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 10.5% बढ़ा और 3,529 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इन नंबर्स के बेसिस पे देखें तो सियाट का परफॉर्मेंस बेटर लगता है, लेकिन अगर मार्जिन्स देखें तो कंडीशन काफी अलग है। अपोलो का इबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर वन में 14.4% था। ये फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर तक 13.2% तक गिर गया। सियाट के केस में भी कंपनी के मार्जिन्स गिर गए। फाइनेंशियल ईयर 25 के क्वार्टर वन में कंपनी का इबिटा मार्जिन 12.2% था। फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर वन तक ये नंबर 10.9% तक गिर गया। अपोलो के मार्जिन्स यूरोपियन बिजनेस के प्रेशर के कारण कम हुए। वहां डिमांड वीक थी, वॉल्यूम्स फ्लैट रहे और सीजनैलिटी के चलते फिक्स्ड कॉस्ट का ऑपरेटिंग लेवरेज कम हो गया। ऊपर से यूरोप में रॉ मटेरियल कॉस्ट ईयर ऑन ईयर लगभग 3% बढ़ गए थे। वेज और एनर्जी इन्फ्लेशन ने भी मार्जिन स्क्वीज कर दिए। सियाट के केस में डोमेस्टिक नेचुरल रबर और रॉ मटेरियल बास्केट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में महंगे हो गए। कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में ओईएम और इंटरनेशनल मार्केट्स का शेयर ज्यादा था। इसके कारण कंपनी के रियलाइजेशंस कम हो गए। ऊपर से आईपीएल सीजन जैसे मार्केटिंग हैवी क्वार्टर के कारण कंपनी के ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बढ़ गए। इन तीनों रीजंस के कारण सियाट के मार्जिन्स भी श्रिंक हुए। दोनों कंपनीज इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। दोनों कंपनीज के कंसोलिडेटेड मार्जिन्स में फॉल आया, लेकिन अपोलो टायर्स के इंडियन बिजनेस का इबिटा मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 240 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ और 13.6% तक पहुंचा। सियाट के केस में कंपनी का स्टैंडअलोन इबिटा 50 बेसिस पॉइंट से कम हुआ और 11.1% तक पहुंचा। अपोलो टायर्स के मार्जिन इंप्रूवमेंट के दो कारण थे: हाई मार्जिन प्रीमियम प्रोडक्ट्स में फोकस और बेटर प्राइसिंग पावर वाले ज्योग्राफीज में शिफ्ट करना। रेवेन्यू और मार्जिन्स के अलावा दोनों कंपनीज के वॉल्यूम्स में भी काफी डिफरेंस था। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में अपोलो इंडिया का वॉल्यूम ग्रोथ नेग्लिजिबल था। कंपनी के रिप्लेसमेंट सेगमेंट में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ और ओईएम सेगमेंट में मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ। कंपनी के ट्रक ओईएम सेगमेंट में ग्रोथ हुआ, लेकिन पैसेंजर कार ओईएम में फॉल आया क्योंकि कंपनी ने अपने कुछ अनप्रॉफिटेबल क्लाइंट्स के साथ बिजनेस बंद कर दिया। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है। ओईएम कंपनीज पार्ट्स और इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो दूसरे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। लेकिन इन दोनों सेगमेंट्स के मिनिमल ग्रोथ को एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम के फॉल ने सेट ऑफ कर दिया और इस सेगमेंट का ग्रोथ ना के बराबर रहा। सियाट के केस में सिचुएशन अलग था। कंपनी के ट्रक बस रेडियल रिप्लेसमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग सिंगल डिजिट ग्रोथ हुआ। कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स ओईएम वॉल्यूम्स में भी ग्रोथ हुआ। लार्जर कार्स और एसयूवीज में प्रोडक्ट अप्रूवल्स के कारण कंपनी के ओईएम वॉल्यूम्स में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई। सिर्फ कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ पे फोकस करे तो सियाट की कंडीशन अपोलो टायर्स से बेटर लग सकती है, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन काफी अलग है। अपोलो टायर्स का वॉल्यूम ग्रोथ नेग्लिजिबल था, लेकिन कंपनी ने अपना प्रीमियम पोजीशनिंग मेंटेन रखा। प्रीमियम सेगमेंट में यूजुअली कंपनीज वॉल्यूम की जगह प्राइस के बेसिस पे रेवेन्यूज इंप्रूव करते हैं। वही सियाट के वॉल्यूम्स बढ़े, लेकिन इस वॉल्यूम ग्रोथ को अचीव करने के लिए कंपनी को अपना क्लाइंट मिक्स डाइल्यूट करना पड़ा। मतलब सियाट के वॉल्यूम ग्रोथ में लो मार्जिन ओईएम कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड थे। इंटरनेशनल प्राइस प्रेशर्स के कारण भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ी, जिसके कारण कंपनी का वॉल्यूम इंप्रूव हुआ। इस हाई मार्जिन फोकस के कारण ही अपोलो टायर्स के मार्जिन सियाट से बेटर हैं। अब ये तो थे कंपनी के इंडियन बिजनेसेस के ऑपरेशंस और मेट्रिक्स। जैसा मैंने बताया, दोनों कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ऑपरेट करते हैं। तो चलिए अब इनके इंटरनेशनल मार्केट्स के परफॉर्मेंसेस भी देख लेते हैं। अपोलो टायर्स के केस में कंपनी के यूरोपियन ऑपरेशंस का रेवेन्यू ग्रोथ फ्लैट रहा और 146 मिलियन यूरोज तक पहुंचा। अपोलो टायर्स के यूरोपियन ऑपरेशंस के क्वार्टर वन इबिटा मार्जिन्स फाइनेंशियल ईयर 25 के 13.7% से फाइनेंशियल ईयर 26 के 10.8% तक गिर गए। इस मार्जिन फॉल का कारण एनर्जी और वेज इन्फ्लेशन था। कंपनी के कॉस्ट बढ़ गए और वो इन्हें अपने कस्टमर्स तक पास ऑन नहीं कर पाए। अपोलो टायर्स के यूरोपियन ऑपरेशंस के रॉ मटेरियल कॉस्ट भी लोकल करेंसी टर्म्स में ईयर ऑन ईयर लगभग 3% बढ़ गए। वहीं सियाट की बात करें तो कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस का रेवेन्यू फ्लैट था। इसका कारण था टैरिफ अनसर्टेनिटीज और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। कंपनी के इंटरनेशनल ऑपरेशंस ने टोटल रेवेन्यू में 19% कंट्रीब्यूट किया
और इंडियन बिजनेस की तरह ही इंटरनेशनल प्राइसिंग प्रेशर और ओईएम डाइल्यूशन के कारण कंपनी के इंटरनेशनल मार्जिन्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। दोनों कंपनीज के मार्जिन्स पे उनके प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी का भी इम्पैक्ट पड़ा। अपोलो टायर्स का प्रीमियमाइजेशन स्ट्रैटेजी व्रेडस्टीन ब्रांड पे फोकस करता है, जिसने Q1 में रिकॉर्ड सेल्स नंबर्स अचीव किए। इंडियन और यूरोपियन मार्केट्स में कंपनी को किसी प्रोमिनेंट जर्मन ओईएम से अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं। कंपनी अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स एशिया, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका जैसे हायर वैल्यू ज्योग्राफिक मार्केट्स में भी पुश करना चाहती है। इन ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करके कंपनी डाइवर्स लोकेशंस में ऑपरेट कर पाएगी। इससे वो अपने करंट इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस पे डिपेंडेंस कम कर पाएगी। सीएट प्रीमियमाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रहा है। कंपनी ZR रेटेड टायर्स, 21 इंच वेरिएंट्स, कामटेक और रन फ्लैट टेक्नोलॉजीज में एक्सपैंड कर रही है। फाइनेंशियल 26 के Q1 में ही कंपनी ने 22 से ज्यादा ऑफ हाईवे टायर SKUs लॉन्च कर दिए। कंपनी ने बोमैग, महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया और फ्योरी से स्पेशलिटी एप्लीकेशंस भी सिक्योर कर लिए हैं। मतलब दोनों कंपनीज प्रीमियमाइजेशन के थ्रू हायर मार्जिन्स टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों कंपनीज के अप्रोचेस काफी अलग हैं। एक तरफ अपोलो टायर्स है जो अपने कस्टमर फेसिंग ब्रांड्स को डिफरेंशिएट करने में फोकस कर रहा है। दूसरी तरफ है सीएट जो टेक्नोलॉजी और B2B एप्लीकेशंस पे फोकस कर रहा है। और अगर दोनों कंपनीज के करंट नंबर्स देखें तो लगता है कि अपोलो टायर्स का अप्रोच ज्यादा सक्सेसफुल है। शायद सीएट के B2B अप्रोच के कारण कंपनी के प्रोडक्ट्स कमोडिटाइज हो जाते हैं और कंपनीज के पास ज्यादा प्राइसिंग पावर नहीं रहता। प्रीमियमाइजेशन के अलावा दोनों कंपनीज के यूनिक केपेक्स प्लान्स भी हैं। चलिए अब इन्हें देखते हैं। अपोलो टायर्स ने फाइनेंशियल 26 के लिए 1500 करोड़ रुपीस का केपेक्स गाइडेंस दिया। कंपनी ने एक क्वार्टर में अपना नेट डेट 2500 करोड़ रुपीस से 2100 करोड़ रुपीस तक रिड्यूस करने का टारगेट सेट किया है। मतलब कंपनी सिर्फ केपेक्स ही नहीं बल्कि बैलेंस शीट क्लीनअप पे भी फोकस कर रही है। डेट रीपेमेंट से कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम होगा, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। सीएट का केपेक्स स्ट्रैटेजी काफी अग्रेसिव है। कंपनी ने फाइनेंशियल 26 के लिए 900 to 1000 करोड़ रुपीस का केपेक्स गाइडेंस दिया है। Q1 में कंपनी ने ऑलरेडी 231 करोड़ रुपीस का केपेक्स कर लिया है। कंपनी ने ये केपेक्स अपने रिटेन्ड अर्निंग से किया है। कंपनी के बोर्ड ने चेन्नई PCUV के एक्सपेंशन के लिए 450 करोड़ रुपीस का अप्रूवल भी दे दिया है। ये 35% का एडिशन होगा जो नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। सीएट फिलहाल एक कनेडियन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैम्सो के एक्विजिशन में भी इन्वॉल्व है। सीएट कैम्सो मिशेलिन से एक्वायर कर रहा है। एक्विजिशन की वैल्यू $225 मिलियन या 1905 करोड़ रुपीस है और इससे कंपनी श्रीलंका में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्वायर करेगी। कंपनी इस एक्विजिशन के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल का वेट कर रही है। कंपनी ने 115 करोड़ रुपीस का डेट रीपे किया और उनका करंट टोटल डेट 1814 करोड़ रुपीस है। अब ये तो थे कंपनी के इंटरनल मेट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज। चलिए अब इन कंपनीज पे कुछ मेजर एक्सटर्नल फैक्टर्स का इंपैक्ट भी समझते हैं। सबसे पहले टायर कंपनीज के सप्लाई चेन का कंडीशन समझते हैं। देखो दोस्तों, टायर कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट ही मेजर होता है, रेवेन्यू का लगभग 45%। इसको अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट का 38% नेचुरल रबर है, 12% सिंथेटिक रबर, 14% कार्बन ब्लैक, 14% फैब्रिक और 9% केमिकल्स है। स्टील वगैरह के बाकी छोटे मोटे कॉस्ट भी होते हैं। कार्बन ब्लैक और सिंथेटिक रबर क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स हैं। इसीलिए टायर की कॉस्ट मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करती है, नेचुरल रबर का कॉस्ट और क्रूड ऑयल का कॉस्ट। टायर कंपनीज के सप्लाई चेन का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है रबर प्रोडक्शन। इंडिया का एनुअल रबर रिक्वायरमेंट लगभग 14.5 लाख टन है, लेकिन हमारा एनुअल डोमेस्टिक प्रोडक्शन 8.5 लाख टन है। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन नेशनल रिक्वायरमेंट से 6 लाख टन कम है। इस रबर डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस और करेंसी फ्लक्चुएशंस, ये दोनों एस्पेक्ट्स रबर कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट को काफी अफेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ इन दोनों कंपनीज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे टायर इंडस्ट्री के लिए एक टेंशन का कारण है। हमने टायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इंडिया के टायर इंडस्ट्री पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, आप इसे भी जरूर देखना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंकफुली इंडिया के डोमेस्टिक रबर प्रोडक्शन में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। 2013 to 14 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टोटल रबर प्रोडक्शन में 7.8% कंट्रीब्यूशन था। 2023-24 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा हो गया और 17.5% तक पहुंच गया। त्रिपुरा का प्रोडक्शन 39,000 टन से 91,500 टन तक बढ़ गया। आसाम का कंट्रीब्यूशन 13,600 टन से 46,500 टन तक बढ़ गया। अपोलो टायर्स के मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से अपना प्रोक्योरमेंट बढ़ाएंगे और इस रीजन में क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स भी हुए हैं। यह अपोलो टायर्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अगर कंपनी डोमेस्टिक प्लेयर्स से रॉ मटेरियल्स एक्वायर करती है तो अपने कॉस्ट को करेंसी फ्लक्चुएशन से बचा सकती है। अपोलो और सीएट दोनों कंपनीज फ्यूचर रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस में रिलैक्सेशंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनीज के सप्लाई चेन में रेगुलेशन चेंज का इंपैक्ट भी पड़ सकता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टायर प्रोडक्ट्स के इनपुट आउटपुट नॉर्म्स को रिव्यू कर रहा है।
ये 2010 के बाद पहला कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू है। एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के अंडर इंडिया में नेचुरल रबर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन ये नॉर्म आउटडेटेड कैलकुलेशंस पे बेस्ड है। पुराने कैलकुलेशंस के हिसाब से टायर मैन्युफैक्चर में 44% नेचुरल रबर का यूज होता था, लेकिन मॉडर्न टायर्स में सिर्फ 18 to 28% नेचुरल रबर यूज होता है। मतलब आउटडेटेड रेगुलेशंस के कारण टायर मैन्युफैक्चरर्स एक्सेस नेचुरल रबर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते थे। इसके कारण गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस फेस करना पड़ रहा था। डोमेस्टिक फार्मर्स भी इस हैवी डिस्काउंट से compete नहीं कर पा रहे थे। इन प्रॉब्लम्स के कारण इन नॉर्म्स का रिवीजन हो सकता है। अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स के बेनिफिट्स कम किए जाते हैं या हटा दिए जाते हैं तो कंपनीज के रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकते हैं। मतलब दोनों कंपनीज के सप्लाई चेन्स में फ्यूचर में डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं। इन सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के साथ साथ दोनों कंपनीज को इंडिया के टायर इंडस्ट्री के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी ऑपरेट करना पड़ता है। अपोलो टायर्स करंटली पैसेंजर कार रेडियल्स में 20% और ट्रक बस रेडियल रिप्लेसमेंट में 30% मार्केट शेयर होल्ड करता है, लेकिन कंपनी ने OEM पैसेंजर व्हीकल्स में मार्केट शेयर खोया। इसका कारण कंपनी के अनप्रॉफिटेबल अकाउंट्स का बंद करना था। सियाट की बात करें तो कंपनी ने ट्रक बस रेडियल्स और टू व्हीलर रिप्लेसमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपीरियंस किया। OEM रिप्लेसमेंट में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखा, लेकिन दोनों कंपनीज के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक बड़ा कंपटीटर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का स्ट्रेंथ ऑफ हाईवे टायर्स में है, लेकिन कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो अब ट्रक बस रेडियल और पैसेंजर कार रेडियल स्पेस में एंटर करना चाहती है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस का एडवांटेज है। बालकृष्ण इंडस्ट्री की एंट्री से अपोलो टायर्स का ट्रक बस रिप्लेसमेंट सेगमेंट में मार्केट लीडरशिप चैलेंज फेस कर सकता है। सियाट के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की एंट्री कंपनी के लिए ओवरऑल इंडस्ट्री कम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है। करंट ऑपरेशंस और पॉसिबल चैलेंजेस का इंपैक्ट दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट कमेंट्री पे भी पड़ा है। अपोलो टायर्स फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड हाफ में डिमांड इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपनी ये डिमांड पोस्ट मॉनसून इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग एक्टिविटी से एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी के हिसाब से रिप्लेसमेंट सेगमेंट ग्रोथ लीड करेगा और रॉ मटेरियल प्राइसेस में मिनिमल इंपैक्ट होगा। सियाट अबव एवरेज मॉनसून के कारण रूरल रिकवरी से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। मैनेजमेंट MHCV या मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल रिप्लेसमेंट से मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से कंपनी लो सिंगल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। दोनों कंपनीज काफी अलग अलग सोर्सेज से ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी कंपनी के ग्रोथ के चांसेस ज्यादा पॉसिबल हैं? क्या रेगुलेटरी चेंजेस के कारण कंपनीज को और चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।